दीपदान नामक एकांकी हिंदी का एक बहुचर्चित ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी की रचना हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने की है। आधुनिक हिंदी एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पहचान एक सफल और प्रयोगधर्मी रचनाकार के रूप में सुविख्यात है। डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं, जिन्होंने हिंदी की अनेक विधाओं में साहित्य सर्जना की है। वे एक सफल नाटककार, एकांकीकार, आलोचक और कवि के रूप में विख्यात हैं। हास्य व्यंग्य की विधाओं में उनका रचनाकर्म उल्लेखनीय है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी नाटक और इस विधा से जुड़े हिंदी एकांकी को एक नए संरचनात्मक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया और नाट्य कला के विकास की संभावनाओं के नए पाठ खोलते हुए नाट्य साहित्य को जनजीवन के निकट पहुंचा दिया। और कवि के साथ साथ उन्होंने समीक्षक, अध्यापक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य सर्जन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बहुचर्चित काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। एकांकी लेखन के क्षेत्र में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विषय वस्तु की विविधता और उसके नएपन के साथ एकांकी में संकलन त्रय के पूर्ण निर्वाह तथा एक ही दृश्य में वातावरण चरम सीमा तक पहुंचाने की एक नई शैली प्रवर्तित की है। वे स्वभाव से सौंदर्य शिल्पी हैं और उनके इस गुण का परिचय उनके एकांकी साहित्य में प्रचुरता से देखने को मिलता है। एकांकी की कथा वस्तु चाहे सामाजिक हो, पौराणिक या ऐतिहासिक हो, उनका दृष्टिकोण भावुक, नैतिक और आदर्शवादी रहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर सन 1905 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। आपके पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे तथा आपकी माताजी श्रीमती राजरानी देवी उस समय की प्रख्यात हिंदी कवयित्री थीं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मां की देखरेख में हुई। बचपन में आपको कुमार कहा जाता था। आप बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। कक्षा में सदैव प्रथम आते थे। स्कूल की अन्य गतिविधियों में आपकी विशेष रुचि रहती थी। आपकी प्रबल इच्छा अभिनेता बनने की थी। बचपन में आपने सफलतापूर्वक अभिनय भी किया और सन 1922 में जब आप कक्षा 10वीं में पहुँचे तब भारतवर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की आंधी प्रबल वेग से चल रही थी। इस आंधी में बहकर आप राष्ट्र सेवा में आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी बने। बाद में पुनः अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए और हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बाद में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास विषय पर नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। आप रूसी सरकार के विशेष आमंत्रण पर मॉस्को विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर चुके हैं। आपको चित्ररेखा काव्य संग्रह पर हिंदी का देव पुरस्कार, सप्तकिरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार तथा विजय पर्व नाटक पर मध्य प्रदेश शासन परिषद का पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया गया है। आपके कृतित्व से प्रभावित होकर स्विट्जरलैंड के मूर विश्वविद्यालय ने आपको डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया। आपका देहावसान सन 1990 में हुआ। विश्वविद्यालय के रंगमंच को दृष्टि में रखकर आपने सन 1930 में बादल की मृत्यु नामक एकांकी लिखा, जो बहुत सफल सिद्ध हुआ। यह एकांकी आज भी फैंटेसी एकांकियों में अपने महत्व को बनाए हुए है। आपके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, शिवाजी, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, रेशमी टाई, सप्तकिरण, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम,
विभूति, इंद्रधनुष, ऋतुराज, पांचजन्य और ध्रुव तारिका आदि। इन सारे संकलनों में आपके लगभग 100 एकांकी प्रकाशित हो चुके हैं। आपके 10 मिनट, नहीं का रहस्य, पृथ्वीराज की आंखें, चंपक और एक्ट्रेस आदि की रचना के पश्चात आप आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य के प्रकाश स्तंभ हो गए थे। रेशमिटाई के उपरांत आपके कृतित्व में ऐतिहासिक एकांकियों की एक विशेष धारा विकसित हुई, जिसमें आप एक ऐसे आदर्शवादी कलाकार के रूप में हिंदी नाट्य जगत के सामने आए जिनमें उनके सांस्कृतिक और साहित्यिक मान्यताओं का सुंदरतम समन्वय स्थापित हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अंजलि, अभिशाप, निशिथ, हिंदी गीतिकाव्य, हिमहास, चित्ररेखा, आधुनिक हिंदी काव्य तथा जौहर आदि। आपके अन्य काव्य ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कबीर का रहस्यवाद, साहित्य समालोचना और कबीर पदावली आदि। डॉक्टर वर्मा के काव्य में कल्पनावृत्ति, संगीतात्मकता और रहस्यमय सौंदर्य दृष्टि का सुंदर समन्वय हुआ है। इन कविताओं में प्रकृति और मानवीय हृदय के सूक्ष्म तत्व और अलौकिक सत्ता का वर्णन देखते ही बनता है। नाटककार रामकुमार वर्मा का व्यक्तित्व कवि व्यक्तित्व से अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली और लोकप्रिय हुआ है। यह निर्विवाद सत्य है कि वे आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कहे जाते हैं। प्रारंभिक प्रभाव की दृष्टि से आप पर शॉ, इब्सन, मेटरलिंक और चेखव का विशेष प्रभाव पड़ा, किंतु यह भी सत्य है कि मनोवेगों की अभिव्यक्ति और अपने दृष्टिकोण में वे सदैव मौलिक और भारतीय रहे। डॉक्टर वर्मा ने अपने नाट्य एवं एकांकी साहित्य का कथानक प्रायः इतिहास और आधुनिक समाज से ग्रहण किया है। वे मूलतः कवि हैं, अतः उनके एकांकियों में कवित्व की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्थान स्थान पर उनकी भाषा में मार्मिक व्यंग की योजना भी मिलती है। उन्होंने ध्वनि रूपकों की रचना भी की है, जो समय समय पर आकाशवाणी से सफलतापूर्वक प्रसारित किए गए हैं। उनके एकांकियों में मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। उनके ऐतिहासिक एकांकी अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय संस्कृति के चित्रण को प्रस्तुत करने में उन्हें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास की अनेक मार्मिक घटनाएं आपके एकांकी नाटकों में कथावस्तु के रूप में प्रयुक्त हुई है। दीपदान नामक एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक प्रसिद्ध एकांकी है। परंपरा के अनुसार हिंदी साहित्य में एकांकी की समीक्षा करने के लिए प्रमुख रूप से निम्नांकित 6 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। ये बिंदु हैं कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संकलन त्रय, भाषा शैली और उद्देश्य। इनके अतिरिक्त आजकल रंगमंचीयता पर भी विचार किया जाने लगा है। कथावस्तु के अंतर्गत सबसे पहले कथा की ऐतिहासिकता के आधार पर विचार किया जाता है। कथावस्तु की ऐतिहासिकता के 3 आधार होते हैं: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। दीपदान नामक एकांकी की कथावस्तु ऐतिहासिक है और वह चित्तौड़ के इतिहास प्रसिद्ध महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह से संबंधित है। यह एक प्रख्यात कथा है। एकांकी की कथा में आधिकारिक कथावस्तु नहीं होती। उसके स्थान पर किसी प्रासंगिक कथा को ही कथावस्तु का मुख्य आधार बनाया जाता है। दीपदान की कथा भी कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय पन्ना के द्वारा कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने और उसके लिए अपने पुत्र चंदन के बलिदान करने की प्रसंग से संबंधित है। सामान्यतः एकांकी में द्वंद्व की प्रधानता होने के कारण आरंभ,
चरम विकास और फलागम जैसी कार्य की अवस्थाओं को आधुनिक एकांकियों के संदर्भ में स्वीकार किया गया है। दीपदान की कथावस्तु सन 1536 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में घटित होती है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा का देहांत हो चुका है और उनके राज्य का उत्तराधिकारी उनका सबसे छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह है, जिसकी उम्र अभी 14 वर्ष है। कुंवर उदय सिंह की देखरेख और लालन पालन का कार्य पन्ना नाम की एक स्वामी भक्त स्त्री कर रही है, जिसे पन्ना धाय के नाम से जाना जाता है। उसका 13 वर्ष का चंदन नाम का एक पुत्र भी है, जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलता रहता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके भाई पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र बनवीर, जिसकी आयु 32 वर्ष है, राज्य पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील है। दीपदान की सारी कथा पन्नाधाय और बनवीर पर आकर चरम सीमा की स्थिति में आकर ठहर जाती है। दीपदान की संपूर्ण कथा कुंवर उदय सिंह के कक्ष में घटित होती है। रात्रि का दूसरा प्रहर है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि एवं गायन का स्वर सुनाई देता है, जो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उदय सिंह आकर पन्नाधाय को बतलाता है कि बाहर सुंदर सुंदर लड़कियां तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं और दीपदान कर रही हैं। वह पन्ना को भी अपने साथ नृत्य देखने के लिए ले जाने की जिद करता है, किंतु पन्ना इस बात के लिए तैयार नहीं होती। वह कुंवर उदय सिंह को समझाती है कि तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो और इस राजवंश के दीपक तथा महाराणा सांगा के कुल दीपक हो। तुम्हें इस तरह नाच गाने को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। कुंवर उदय सिंह रूठ जाता है और बिना कुछ खाए पिए वहाँ से जाकर कहीं और सो जाता है। उदय सिंह के जाने के पश्चात पन्ना के पास रावल स्वरूप सिंह की लड़की सोना, जिसकी उम्र 16 वर्ष है और जो अत्यंत रूपवती तथा कुंवर उदय सिंह की सहेली है, आती है। वह पन्ना से कुंवर उदय सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करती है, किंतु पन्नाधाय मना कर देती है। पन्ना को संदेह हो जाता है कि बनवीर के मन में कुंवर उदय सिंह को लेकर कोई षड्यंत्र का भाव है और उसी के लिए उसने यह दीपदान का उत्सव असमय आयोजित करवाया है, ताकि लोगों का ध्यान उत्सव में लगा रहे और वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। पन्ना को इस बात में भी संदेह है कि सोना कहीं न कहीं बनवीर के षड्यंत्र में सम्मिलित है। वह सोना की बात को अस्वीकार कर देती है और नाराज होकर पन्ना को भला बुरा कहते हुए वहां से सोना चली जाती है। पन्नाधाय का अनुमान सही निकला। अंतःपुर की परिचारिका सामली आकर पन्ना को बतलाती है कि बनवीर ने सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य की छाती में तलवार भोंक कर हत्या कर दी है। उसे आशंका है कि कहीं अब वह यहाँ आकर कुंवर उदय सिंह को भी इस राज्य का उत्तराधिकारी समझकर उसकी हत्या न कर दे। इस विकट समय में आने वाली घटनाओं से थोड़ा भी विचलित न होते हुए पन्ना ने तत्काल निर्णय लिया कि अब राज्य के उत्तराधिकारी और कुलदीपक कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे अपने पुत्र चंदन की बलि देनी होगी। दुर्ग में जूठी पत्तल उठाने वाले कर्मचारी कीरत की मदद लेकर पन्ना ने कुंवर उदय सिंह को उसकी टोकनी में रखवाकर तथा जूठी पत्तलों से ढककर दुर्ग से बाहर बिरिस नदी के किनारे शमशान तक पहुंचवा दिया, ताकि उसे बाद में सुरक्षित अवस्था में कुंभलगढ़ ले जा सके। इसके पश्चात पन्ना ने कुंवर उदय सिंह के शयन कक्ष में अपने पुत्र चंदन को सुलाकर उसे चादर से ढक दिया। पन्ना की आशंका के अनुरूप राणा विक्रमादित्य की हत्या के पश्चात मदांध बनवीर कुंवर उदय सिंह के कक्ष में आता है और पन्ना के बहुत रोकने के पश्चात भी चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर अपनी तलवार के प्रहार से उसकी हत्या कर देता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है और यहीं पर दृश्य समाप्त हो जाता है।
पात्र संरचना की दृष्टि से दीपदान एक सफल एकांकी है। इस एकांकी में कुल 7 पात्रों का समायोजन किया गया है। एकांकी में जितने कम पात्र होते हैं, घटनाओं का विकास और मुख्य पात्रों का चरित्र अधिक अच्छी तरह से उभर कर सामने आता है। पन्ना इस एकांकी की मुख्य पात्र है। वह 30 वर्ष की है तथा चंदन की माँ है। वह कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय है। उसे अपने राज्य और कुंवर उदय सिंह से प्यार है। वह अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है तथा राज्यवंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र का उत्सर्ग करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करती है। वह तत्काल निर्णय लेने की क्षमता रखती है। आने वाली विपत्तियों से सावधान रहती है। किस व्यक्ति से किस तरह की बात करना है वह अच्छी तरह जानती है। कुंवर उदय सिंह की रक्षा करने के लिए कुंवर को नाराज करने से भी वह नहीं हिचकती है। वह साहसी है तथा दुर्दांत बनवीर जैसे व्यक्ति से भी नहीं डरती है। सोना हो अथवा बनवीर, वह इन दोनों से तर्क शक्ति में भारी पड़ती है। उसमें ममत्व है, किंतु राज्य के प्रति उसकी निष्ठा उसके पुत्र प्रेम की भावना से कहीं बहुत अधिक है। वह संवेदनशील है और अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक है। पन्ना को किस समय क्या कार्य किस कुशलता से करना चाहिए, इस बात का विज्ञान उसे रहता है। जिस योजनाबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक वह कुंवर उदय सिंह को कीरत के माध्यम से दुर्ग के बाहर पहुंचाती है, वह किसी साधारण बुद्धि की औरत के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस दृष्टि से पन्ना धाय का चरित्र अप्रतिम, अतुलनीय, प्रेरणास्पद एवं स्तुत्य है। पन्ना के चरित्र की संरचना करते समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बहुत कुशलता का परिचय दिया है। कुंवर उदय सिंह और चंदन लगभग समवयस्क हैं तथा इनका व्यवहार बालोचित है। किसी छोटी बात के लिए जीत करना, रूठना और भोजन आदि न करना, ये सब बालोचित क्रियाएं हैं। इन दोनों बालकों के चरित्र को उकेरने में डॉक्टर वर्मा ने बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया है। सोना 16 वर्ष की अत्यंत रूपवती एवं रावल स्वरूप सिंह की लड़की है। इसे नाच गाने में अधिक रुचि है। वह बनवीर सिंह से प्रभावित है और षड्यंत्र की शिकार है। पन्ना से वह कुतर्कपूर्ण बातें करती है। 28 वर्षीय शामली अंतःपुर की परिचारिका है और पन्ना की विश्वसनीय है। 40 वर्षीय कीरत दुर्ग में जूठी पत्तल उठाने वाला कर्मचारी है और कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए पन्ना की सहायता करता है। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। उसकी उम्र 32 वर्ष है। वह महत्वाकांक्षी है। षड्यंत्र करके अपनी कुटिलता से पहले राणा विक्रमादित्य की हत्या करता है और उसके पश्चात कुंवर उदय सिंह के धोखे में पन्ना के पुत्र चंदन की हत्या करता है। पात्र संयोजना की दृष्टि से यह एक सफल एकांकी है तथा इसकी संरचना में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कौशल का अनुबोध होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण पारंपरिक शैली में किंतु बहुत कुशलता से हुआ है। इसमें चरित्र चित्रण वर्णनात्मक अथवा संकेतात्मक न होकर क्रियात्मक है। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक सफल रंगमंची एकांकी है। इस एकांकी में कथोकथनों की संयोजना बहुत ही स्वाभाविक एवं सुनियोजित है। इस एकांकी के कथोकथन, जिन्हें संवाद भी कहा जाता है, पात्रों के चरित्र एवं उनके मनोभावों और कथावस्तु के अनुकूल हैं। कथोकथन संक्षिप्त, बोलचाल की शैली में तथा पात्रों की मनस्थिति एवं परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इस एकांकी के कथोकथन अर्थपूर्ण एवं कहीं कहीं रचनाकार के काव्यादर्शों के अनुकूल हैं। इसके संवाद पात्रों के अंतर्द्वंद को पूरी तरह से उभारते हैं और यही इनकी विशेषता है। दीपदान नामक इस एकांकी में पात्रों के कथोकथनों में प्रयुक्त की गई भाषा उनके चरित्र के अनुकूल है। एक और कीरत देशज भाषा का प्रयोग करता है
तो दूसरी ओर सोना परिष्कृत भाषा का प्रयोग करती है। शामली के कथोपकथनों में प्रयुक्त भाषा उसके चरित्र के अनुसार है। बनवीर की भाषा गर्वोक्तिपूर्ण, षड्यंत्र संपूरित तथा मदान्ध व्यक्ति का अनुभव कराती है। इसी तरह पन्ना की भाषा में राजपूतनी वीर स्त्री का अनुभव होता है। दीपदान नामक एकांकी में संकलन त्रय का निर्वाह बहुत कुशलता से हुआ है। इसमें स्थान, समय और घटनाओं का जो सुंदर समन्वय प्रस्तुत हुआ है वह अतुलनीय है। दीपदान एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी में राजस्थान के राजपूताना गौरव और कर्तव्य निष्ठा का बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। देश की रक्षा के लिए राजपूतनी औरतों ने न केवल अपने प्राणों की परवाह की है, बल्कि समय आने पर अपने प्राणों से प्यारे अपने बच्चों का बलिदान भी कर दिया है। पन्नाध्याय के माध्यम से भारतीय इतिहास का यह गौरवपूर्ण पृष्ठ हमारे सामने खुलता है। दीपदान यहाँ अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। दुर्ग में माँ तुलजा भवानी के सामने नृत्य और गान करते हुए छोटे से कुंड में जलते हुए दीपों को दान करना दीपदान का स्थूल रूप है। चित्तौड़ राज्य के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए पन्ना के द्वारा अपनी कोख के दीपक पुत्र चंदन के प्राणों का दान करना दीपदान का सूक्ष्म रूप है। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ राज्य का कुल दीपक है। चित्तौड़ के कुल दीपक की रक्षा के लिए पन्नाध्याय द्वारा अपनी कोख के दीपक का दान करना ही असली दीपदान है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस बात को इतनी कुशलता से प्रस्तुत किया है कि वह पूरी तरह से जीवंत और अनुकरणीय बन जाता है। त्याग, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा का जो सत्य इस एकांकी से हमारे सामने आता है वह स्तुत्य है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का बहुचर्चित एवं लोकप्रिय सफल रंगमंची एकांकी दीपदान अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण के लिए आज भी प्रासंगिक है। इस एकांकी में मध्यकालीन इतिहास की मार्मिक घटना को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। इस एकांकी में डॉक्टर वर्मा ने भारतीय और पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का बहुत सुंदर समन्वय किया है। दीपदान में उनकी कवितात्मक पूर्ण भावुकता, संवेदनशीलता और अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इस एकांकी से इस बात की पुष्टि होती है कि एकांकी लेखन की दिशा में मनोवेगों की अभिव्यक्ति एवं तत्संबंधी दृष्टिकोण में वे सदैव मौलिक एवं भारतीय रहे हैं। दीपदान एक उद्देश्यपूर्ण रचना है जिसमें एकांकीकार ने रंग संकेतों की बहुलता से परहेज किया है। इस एकांकी में अभिनयशीलता की पूर्ण संभावनाएं हैं। इस एकांकी में प्रयुक्त कथोपकथनों में कौतूहल, जिज्ञासा एवं गति की तीव्रता परिलक्षित होती है। संकलन त्रय का भी यथोचित प्रयोग हुआ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कलुष के भीतर से पवित्रता, दैन्य के भीतर से शालीनता, वासना के भीतर से आत्मसंयम एवं शुद्रता से महानता का अन्वेषण करने में समर्थ हुए हैं और यह सब उन्होंने अपने एकांकी नाटकों के पात्रों और परिस्थितियों के संघर्ष से स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें दो मत नहीं है कि दीपदान में ये सभी विशेषताएं उपस्थित हैं। अतः दीपदान एक सफल रंगमंची एकांकी